For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। सर्कुलर कॉइल शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, कंडक्टर बॉडी है, कोई भी कंडक्टर बॉडी अगर है तो उससे सीधी सी बात है करंट पास हो सकता है, तभी हम उसको कंडक्टर बॉडी बोल रहे हैं। कंडक्टर में ऐसी क्या चीज़ होती है, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर, किसी भी अगर सब्सटेंस को आप कंडक्टर बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को कैरी करने के लिए। कॉपर वायर आप ले रहे हैं, एल्यूमिनियम वायर ले रहे हैं या सिल्वर वायर का जिक्र करते हैं, तो इन सभी को हम कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन बात आती है कि कंडक्टर क्या है, क्योंकि ये सभी क्या है, ऐसे मटेरियल हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कंडक्टर, ठीक है। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। सिंपल डिफरेंस होता है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच, ठीक है। अब बात आती है, कंडक्टर मटेरियल से करंट तो पास होता है। जब करंट पास आउट होता है कंडक्टर मटेरियल से, या कंडक्टिंग सब्सटेंस जब करंट को पास आउट करते हैं, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, ये बात तो श्योर है। लेकिन बात आती है कि वो जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिससे करंट पास आउट हो रहा है, वो किस शेप में है, ठीक है। जैसे कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर 3 तरह की हो सकती थी। स्ट्रेट वायर कंडक्टर है, जिस पर हमारी लास्ट वीडियो आ चुकी है, आपने उससे समझा भी है। अदरवाइज आप उसको चेक कीजिएगा, आपको डिटेल पता चलेगी काफ़ी अच्छे से और टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। अब बात आती है कि अगर उसकी शेप सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर कॉइल है, तो ऐसे में क्या हमारे पास यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम बना सकते हैं। और सर्कुलर कॉइल वाले केस में अगर कंडक्टर को आपने शेप दी हुई है सर्कुलर फॉर्म में, तो ऐसी स्थिति में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मेन टारगेट है। बाकी तीसरी भी एक और पॉसिबिलिटी होती है, वो है सोलेनॉइड, ठीक है। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है और कैसे हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, सिंपल से सिंपल डायग्राम, जिसके जरिए हम समझ पाएंगे कि हाँ भाई, करंट किस तरह चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन भी जाती है तो वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी को चेक करने के लिए क्या तरीका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करने वाले हम डायग्राम को। ठीक है, इस तरह से पहले आप एक सर्कल बना दीजिएगा और यहां पर उसको आप ब्रेक करके सर्कल बना दीजिएगा। बैटरी लगाएंगे, ठीक। ऐसे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट लगा सकते हैं आप। इसके लिए सिंबल्स डाल देते हैं जरा। प्लस माइनस, ये बैटरी के लिए साइन डाला गया है। RH रियोस्टेट। इस तरीके से करंट चल रहा है, ठीक है। किस तरह से मूव कर रहा है ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसको आप बल्कि बैटरी की शेप दे दीजिए तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। ये बैटरी है। अब आपने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं ना, क्योंकि किसी सर्कुलर कॉइल से जब करंट पास आउट होता है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो दिखानी है हमें, है ना, वही हमारा टारगेट है इसमें। तो आप यहां पर ऐसे कुछ सर्कल बना दीजिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना, लाइंस। और यहां पर भी इसी तरीके से आप 3 से 4 लाइन दिखाएंगे तो भी ठीक है, थोड़ा डायग्राम अच्छा भी लगना चाहिए ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई MCQs आने वाले हैं तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, चैप्टर का टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप MCQ सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। सॉल्व करना छोड़िए, आप क्वेश्चन क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो फिर कैसे आप MCQ में ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बताइए ज़रा।
पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए टॉपिक्स क्लियर करना पहला नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आप सर्कल्स यहां पर दिखा सकते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना। अब यहां पर हमें डायरेक्शन मेंशन करनी होगी, पता कैसे लिए भाई, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए आप ऐसे एरो लगा देना है। अब देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो अगर आप यहाँ पर मैक्सवेल साइंटिस्ट का जो रूल था राइट हैंड थंब रूल, उसको अप्लाई करते हैं, तो करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब पैटर्न कैसा होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल। क्लियर है? चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैक्सवेल साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, आप अपने हैंड रेज कीजिए, साथ साथ राइट हैंड थंब रूल। थंब दिखाना नहीं है ऐसे, ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो थंब होता है और ये जो फिंगर्स होती हैं, ये परपेंडिकुलर है इस तरीके से। ये रेड मार्कर जो है ये थंब का इंडिकेशन कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब कर्लिंग फिंगर्स होंगी, वो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर। तो आपने उसे क्या करना है, स्ट्रेट ना करके ऐसे कर्ल कर देना है, थोड़ा बेंड कर लेना है फिंगर्स को, ठीक है। तो जब करंट ऊपर की तरफ जाता है तो पैटर्न कैसा बनता है, इस तरीके से, ऐसे करते रहिए आप। फिर ऐसे ऊपर से देखिए कि ये क्लॉक के अकॉर्डिंग है या क्लॉक के अपोजिट है। सोचिए आप, क्लॉक के अपोजिट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे तो फील्ड लाइन कैसे होंगी, इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? अब आप इसमें चेक कीजिए जरा, सेम वही मैक्सवेल साइंटिस्ट का जो राइट हैंड थंब रूल है, इसके अकॉर्डिंग अब थंब को आप यहां से नहीं ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि जब इस तरह से करंट जा रहा था फिर ऐसे यहां पर आ चुका है ना। तो जब करंट एज अ थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेशन दे रहा है, तो कर्लिंग फिंगर कैसा इशारा कर रही है, बताइए जरा आप। जब थंब नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है तो कर्लिंग फिंगर कैसे हैं, ऐसे टर्न करके देखिए आप, तो कैसे इंडिकेशन मिल रहा है आपको, क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉक तो ऐसी है तो है ना, इसमें निडल जो टर्न करती हैं, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाएगी ना। ये कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर तो डाउनवर्ड है पर यहां पे अपवर्ड क्यों है, भाई टर्न चल रहा है ना ऐसे। तो जब इस तरफ इशारा कर रहे हैं इसका मतलब नीचे की तरफ, यहां पर ऐसे दिखाएंगे, और जब इधर आ जाएंगे तो इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा पार्टीशन कर दिया कि भाई आप इस पॉइंट पर चेक कीजिए और इस पॉइंट पर चेक कीजिए, है ना। और ये सेंटर लाइन थी, यहां पर आप कुछ बल्कि सिंबल्स डाल देते हैं, ए और यहां पर बी, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, वहां पर आपने करंट को नोट डाउन किया, मार्क किया कि भाई हाँ यहां पर हम एरो डाल देते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने लाइंस को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने में हेल्प करने वाला है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि किस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम होता है। अगर आप इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में थोड़ा भी डाउट है, उसको समझने के लिए आप एक छोटे छोटे से यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। 2 लाइन डालिए, ठीक है। एक में करंट आप ऊपर की तरफ दिखाइए और एक में करंट नीचे की तरफ, है ना। यहां पर आप ऐसे लाइन बना लीजिए, ठीक है। डायरेक्शन करंट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पर आप लिख दीजिए इसको क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना, ये इस चीज के लिए है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, ये इसके लिए। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना होगा, यहां पर इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ना, कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं, और इसी के बेसिस पर यहां पर इसको डायग्राम को ड्रॉ करना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो सकता है। अब एक दूसरा पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी करंट के लिए। अगर आप करंट की पावर को बढ़ा देते हैं, सर्कुलर कॉइल के अंदर अगर आपने करंट की पावर को इंक्रीज कर दिया है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। सेकंड, अगर आप कॉइल का रेडियस, ये जो कॉइल है इसका रेडियस बढ़ा देते हैं, अगर आप कॉइल का रेडियस इंक्रीज कर देते हैं, कॉइल को बड़ा बनाते हैं, ठीक है, करंट को आपने जितना था उतना ही स्टार्टिंग में रखा हुआ है, जितना करंट आपने स्टार्टिंग लिया था उतना ही करंट आपने रखा हुआ है, लेकिन उसको नहीं बढ़ाया, लेकिन आपने क्या किया, कॉइल का जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर दिया, कॉइल को बड़ा बनाया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं 1 डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, 1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के 2 तरीके हो सकते हैं हमारे पास। सर्कुलर कॉइल वाले केस में अगर आपने कंडक्टर की शेप सर्कुलर फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो क्या तरीके हो सकते हैं वो, पहला तरीका तो ये कि आपने क्या करना है कि करंट की पावर को बढ़ा देना है। अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पावर बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। और अगर आपने रेडियस ऑफ कॉइल को डिक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पावर तब भी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वो घट जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पावर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए सिंबल होता है बी। आई किसका सिंबल है, करंट के लिए। तो याद रखिएगा कि क्या तरीके हैं सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के। ठीक है, सिंपल है। बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने के लिए यहाँ पे जो एरो डाले गए हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उसके लिए सिंपल मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल का आपको इस्तेमाल करना होता है। ये 2 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब RH क्या है यहाँ पर, रियोस्टेट, इसको आप वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर एक कंप्लीट वीडियो हमारी जा चुकी है, वो आप उसको चेक कीजिएगा, या आपने चेक किया भी होगा, समझा होगा, तो वहां पर आपके पास ये फुल डिटेल में आपको टॉपिक मिलेगा। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, बाकी ये बैटरी है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन इस तरीके से। क्लियर? अच्छा, अगर आप, चलिए ये तो बात हो गई है ना, अब इसमें एक छोटी सी चीज आपको और मालूम होनी चाहिए क्लोक रूल के बारे में ना। ठीक है, अब देखिए क्लोक रूल क्या है। ये इसके जरिए हम पोलैरिटी को समझ सकते हैं। जैसे आपने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये तो पता कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया कि भाई क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बन रहा है। जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है,
कैसा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज। क्लियर? अब बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, चलो इसको भी डाल देते हैं यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न बना, कैसे बना, किस वजह से, ये तो हमें क्लियर हो गया है। लेकिन इसके बनने से इस एरिया में, है ना, ये जो फेस है, यहां पर कौन सी पोलैरिटी आ सकती है, इसको चेक करने का तरीका क्लॉक रूल है। देखिए एस थोड़ा सा, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, यहां पर आप दो लेटर्स यूज करने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखिए आप, ये साउथ पोलैरिटी है, एस एस। एन, एस मींस साउथ पोलैरिटी। और देखिए यहां पर अगर आप पैटर्न को चेक करते हैं तो कैसा पैटर्न बन रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज पोलैरिटी, अगर क्लॉकवाइज आप पैटर्न देख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ साउथ पोलैरिटी वहां पर आ सकती है, साउथ पोलैरिटी वहां पर आएगी। और अगर आप देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, इसका मतलब वहां पर नॉर्थ पोलैरिटी होगी। फिक्स है ये। इसके लिए लाइंस बना देते हैं एक बार। ठीक है, और यहां पर ऐसे रोटेशन हो रही है, इस तरह से दिखाएंगे आप, और इसमें नीचे की तरफ। ठीक, लिख देते हैं यहां पर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है तो याद रखिएगा वहां पर हमेशा नॉर्थ पोलैरिटी आती है। ये एन को ऐसा नहीं है डिजाइन में बनाया गया है, वो आपको बताइए राइटिंग का, है ना, जो भी है। तो यहां पर एन को थोड़ा सा बैंड किया गया है जानबूझकर, इसी तरीके से एस को, वो ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो सके कि भाई देखिए ये वाला सिस्टम है ना, ऐसे। तो इसका मतलब एन भी हमें लग रहा है, देखने पर लग रहा है ना आपको? ठीक है, कमेंट कीजिएगा डिजाइन अच्छा लगा या नहीं लगा आपको। तो यहां पर एन जो है क्या इंडिकेशन दे रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी। साथ में हमें थोड़ा पता भी चल रहा है कि हाँ भाई इस तरह से चल रहा है, वो मैंने आपको सर्कल भी बना दिया है थोड़ा, ताकि कंफर्टेबल रहे आपके लिए कि भाई एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न है, दैट मीन्स नॉर्थ पोलैरिटी। क्लॉकवाइज पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, इसका मतलब साउथ पोलैरिटी। अब आप चेक कीजिए कि ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। देखिए ऐसे ऐसे अपने हाथ को घुमाइएगा आप, है ना, जब आप रजिस्टर पे बना लेंगे इस डायग्राम को, तो ऐसे हाथ से घुमाकर देखिए एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है ना, तो नॉर्थ पोलैरिटी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज साउथ पोलैरिटी, तो यहां पर एस और यहां पर एन। क्लियर? पर चेक करने का तरीका ये। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है तो आप यकीन मानिए कोई चांस नहीं है कि आपको टॉपिक समझ में ना आए। देखिए बात ओवर कॉन्फिडेंस की नहीं है, पर बात सिंपल है कि साइंस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। लेकिन टॉपिक की एक शर्त होती है। आप ये मानिए टॉपिक स्टूडेंट से एक शर्त लगा रहा है कि भाई मैं समझ में तो आ जाऊंगा, लेकिन आप ध्यान से समझो तो सही। अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि वो आपको समझ में ना आए। पूरी कोशिश की है मैंने आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की। फिर भी अगर आपको डाउट है, अगर आपको फिर भी 1% डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको और सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल से सिंपल डायग्राम में समझाने के टॉपिक्स को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।
धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।